नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी तक न्यूज़ 13 और मैं हूं आपके साथ मनोज पांडे। आज हम बात करेंगे देवघर जिले के ईसीएल से संचालित किया गया है। वह भी आप सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि सीमा से बाहर, मतलब मात्रा यदि उसका बोलें तो 100% से भी ऊपर के हिसाब से फीस में बढ़ोतरी हुई है। चाहे वह हम री-एडमिशन की बात करें, न्यू एडमिशन की बात करें या तो इसी तमाम चीज़ों के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं झामुमो के नेता मनोज सुभद्रा यादव। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो इस सब तमाम चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है, जो आपके संज्ञान में आया ही होगा कि डीएवी स्कूल में हिसाब से ज़्यादा सीमा में फीस की बढ़ोतरी हुई है? देखिए, इनका बस चले तो ये 200-300% भी फीस कर देंगे, इनका कुछ जाता नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, क्या अचानक से आई है, इसके पीछे का ही कारण है। तो जब आप नज़र बना के देखेंगे तो इसको नज़र आएगा कि आप इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कि जो फीस बढ़ोतरी हो रही है। एक तो हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री ने री-एडमिशन के लिए भी रोक लगाई है, फिर भी मनमाना ढंग से फीस लिया जा रहा है क्योंकि वो नाम बदल-बदल के चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब मैंने एक आरटीआई दाखिल किया था करीब 2 महीने पहले 29/12/2024 को, मैंने पूछा था, एक सवाल था, मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज कंपनी इज डूइंग फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ एसपी माइंस, मतलब कि एसपी माइंस एजुकेशन और हेल्थ में क्या कर रही है। तो उनका जवाब आया था कि हॉस्पिटल एक एम्बुलेंस सेवा वो प्रदान कर रही है जिसपे नियर बाई हॉस्पिटल में वो पेशेंट को लेके जाते हैं, और दूसरा था वो डीएवी स्कूल वो संचालित कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब जब ईसीएल ये सारा जिम ईसीएल की जिम में ये सारा चीज है, तो फीस किस चीज का लग रहा है यहाँ पे। सबसे पहला सवाल तो हमारे जो अगल बगल के विस्थापित गांव हैं, पिछड़े दलित आदिवासी लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं ना, कि यहाँ पे कभी यहाँ पे 10 साल ले लीजिए, उसके पहले 5 साल ले लीजिए या उसके पहले ले लीजिए, कभी भी यहाँ की सत्ता ने शिक्षा के प्रति कभी जागरूक नहीं हुई है। क्योंकि आप देखेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, एसपी माइन चल रहा है, फिर भी डीएवी स्कूल यहाँ संचालित है। लेकिन आप देखिए अगल बगल गाँव में चले जाइए, आपको एक बच्चे नहीं मिलेंगे। पर आप सिमलगढ़ा ले लीजिए, बगदाहा ले लीजिए, मोहनपुर ले लीजिए, जबरदहा ले लीजिए, और भी आपको कितने ऐसे गाँव मिल जाएंगे जो आदिवासी है, वंचित क्लास है, एक बच्चा आपको नहीं मिलेगा वहां पढ़ते हुए। तो डीएवी स्कूल में सबसे पहले पढ़ कौन रहे हैं, ये सबसे पहला सवाल है। क्या डीएवी स्कूल में जितने भी समीकरण है, मतलब क्या बीपीएल के बच्चे पढ़ रहे हैं, ओबीसी बच्चे कितने पढ़ते हैं, दलित समुदाय कितने पढ़ते हैं, आदिवासी कितने पढ़ते हैं, जनरल कितने पढ़ते हैं, ये सारे सवाल हैं जो बुनियादी सवाल है। क्योंकि जब आप स्कूल संचालित कर रहे हैं और इसका पैसा ईसीएल दे रही है, तो कहने मात्र का ही दे रही है ना, जब पैसा आप स्कूल वाले से ले ही रहे हैं। और दूसरा एक चीज और मैंने नोटिस किया है, कुछ लोगों का कहना था कि जो ईसीएल एम्प्लॉय हैं उनकी उनको बच्चे की फीस और जो नॉन ईसीएल है, दोनों की फीस में जमीन आसमान का अंतर है। लाइक कि अगर हम एम्प्लॉय हैं तो मेरे बच्चे की फीस अगर 500 रुपए है, तो नॉन एसीएल की 700 रुपए 800 रुपए है। तो मुझे ये डिफरेंस समझ में नहीं आया है कि ये कब से चल रहा है और ऐसा क्यों, आज तक किसी ने इस पे सवाल क्यों नहीं किया। मान लीजिए जो ईसीएल एम्प्लॉय है उनके पास पैसे हैं, नौकरी है, वो आराम से 500 क्या 1000 रुपए भी दे दें। लेकिन जो नॉन ईसीएल है, ग्रामीण है, विस्थापित है, वो ज्यादा पैसे क्यों दें, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया। क्योंकि आप सवाल सोचिए कि एक जो गरीब गांव के लोग हैं, जहाँ पे 300 रुपए मजदूरी नहीं मिलती मजदूरों को, उनके बच्चे अगर डीएवी में आज पढ़ेंगे, तो कहाँ से ये स्कूल फी, अभी सुन रहा हूँ मैं 8,000 रुपए सालाना पड़ रहा है, जो पहले 4,000 रुपए था, 9,000 रुपए था। ये मतलब पॉसिबल कैसे, यहाँ 4,000 भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये टोटली फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब है ईसीएल इसको पे करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो अगल बगल के गांव है, विस्थापित गांव है, आप यहाँ पे खनिज ले रहे हैं, रॉयल्टी ले रहे हैं, आप प्रॉफिट जब कमाते हैं, करोड़ों की प्रॉफिट कमाते हैं, तो क्या यहाँ के मजदूरों को आप दे देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो जब आप नुकसान भी कर रहे हैं तो उसका हर्जाना हमारे मजदूर को क्यों मिलेगा? और कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि मतलब टीचर को पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये भी इशूज थे। शायद नहीं हुआ है इनका पहले से, तो वो भी रिन्यूअल होना है। तो जो भी समस्याएं हैं ये इनकी टेक्निकली है, टेक्निकल रूप से। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं कि हमारे लोगों को शिक्षा के लिए कब तक लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप मान लीजिए कि टोटल खर्च ईसीएल कर रही है, फिर भी बच्चों को पैसा दे ही रहा है, तो ईसीएल की तरफ से तो सिर्फ ढेला मिला ना हम लोग को, धूल पहले से मिल रहा है और ढेला एक ऊपर से मिल गया। कि जो ईसीएल से बस चलाई जाती है हाँ। बच्चे को लाने ले जाने के लिए, उनकी भी स्थिति जर्जर है।
इसमें आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिएगा इसमें? देखिए, सबसे पहले पता ये करना पड़ेगा कि ये बसें किनकी हैं। मतलब हो सकता है कि बस जिनकी है और स्कूल में क्या डील हुआ है, इन लोगों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन अगर बस की हालत देखेंगे तो मैंने भी एक दो बस देखे जिसकी हालत बहुत ही खस्ता हाल है। तो उस कंडीशन में आप उस बच्चों को ले जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कैसे होगी? और सबसे पहली बात है कि बहुत सारे जो जहाँ पे बैकवर्ड इलाका है, आदिवासी हैं, दलित हैं, वहाँ पे ये बसें नहीं जाती है। बसें हरजोड़ी तक जाती हैं, लेकिन आप सिमलगढ़ा, मोहनपुर, जबरदहा, छाता डंगाल, ये सब जगह पे नहीं जाती है। ये नहीं सुधार नहीं हुई है, क्योंकि प्रिंसिपल देखिए, यहाँ टोटली मैनेजमेंट सिस्टम चलता है यहाँ पे। अगर टीचर को, प्रिंसिपल को डर होगा अभिभावक से, तब ना वो संज्ञान में लेंगे। उन्हें डर ही नहीं किसी बात का, वो मनमाना चल रहा है। जैसे ईसीएल प्रबंधन मनमाना चल रहा है, उसी उसी की इकाई है डीएवी, वो भी मनमाना ढंग से चल रही है। आप वहाँ पढ़ाई का स्तर देख लीजिए, बिल्डिंगें पेंट होती हैं करोड़ों करोड़ों रुपए की, लेकिन जब पढ़ाई का स्तर आप देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। चित्रा के ही लोग जामतरा डीएवी में पढ़ना पसंद करते हैं, ना कि यहाँ ईसीएल से संचालित डीएवी में। उसका रीजन क्या है बताइए? जब कम पैसों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अपने बच्चे को क्यों दूर भेज रहे हैं? इसका निजी कारण समझिए, टोटली बंदरबाट किया जा रहा है, टोटली पैसों का। तो ये कारण है, और यहाँ के लोगों को इस पे आवाज उठानी चाहिए कि डीएवी जैसे संस्थाओं को एक खुली लूट नहीं होनी चाहिए। संस्थाओं की और सीट बढ़ना चाहिए, बच्चों की संख्या में और बढ़ोतरी होनी चाहिए, बसों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। तब जाके आप चित्रा को, सारण विधानसभा को एक विकसित विधानसभा लेके जा सकते हैं। देखिए मनोज जी, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार एकदम सख्त है, ताकि जो शोषित है, गरीब है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार तमाम सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने में लगी हुई है, और जितने भी निजी स्कूल हैं, जो बोल सकते हैं प्राइवेट स्कूल हैं, उनको भी सख्त निर्देश दिया गया है। उसके बावजूद भी ये रवैया चालू है, तो आप एक झामुमो के नेता भी हैं और आपकी सरकार भी है, तो आप इसमें क्या कदम उठा रहे हैं और क्या आगे करने का सोचा देखिए, है? एक दो शिकायत हमें भी मिली है रीएडमिशन के लिए रिगार्डिंग। तो वो और दो कंप्लेन और आ रही हैं। तो बहुत लोग जो ऐसा है कि वो सामने आके कह नहीं रहे हैं, शिकायत कह नहीं रहे हैं। तो जब तक शिकायत नहीं कहेंगे तब तक आगे कार्रवाई कैसे हो सकती है? तो मैं जनता को बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपको रीएडमिशन के नाम में, एनुअल फी के नाम से अगर आपको फीस ली जा रही है, नाम बदल के ली जाए, तो कम से कम मेरे नंबर पे आप कॉल कीजिए, जानकारी साझा कीजिए, तभी वो चीजें सुधर सकती है। और यहाँ के विधायक जी उदय शंकर सिंह जी हैं, ये भी पहल करेंगे, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी जवाबदेही बहुत ही तय है। तो इस बात पे आपको निश्चित होना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, सारठ में झामुमो के विधायक हैं, तो आपकी हर समस्या का समाधान होगा। लेकिन आपको पहल करनी पड़ेगी। इतना कम से कम हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके साथ अगर अगर ये अन्याय हो रहा है, बच्चों के फीस के नाम में लूट हो रही है, तो आप सामने से आके विरोध कीजिए, तभी जाके हम और कोई नेता कुछ कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे जेपी तक न्यूज़ 13, कैमरामैन अनिल के साथ मनोज पांडे। जय हिंद, जय झारखंड।